brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। क्या भारतीय मूल का एक और व्यक्ति दुनिया के एक बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष होने वाला है? और क्या राष्ट्राध्यक्ष होते ही वो भारतीयों की पसंदीदा एंट्री के तरीके को उस देश में प्रतिबंधित कर देगा? यही सवाल पूछा जा रहा है आजकल अमेरिका के गलियारों में, क्योंकि एक व्यक्ति है, नाम विवेक, पूरा नाम विवेक गणपति रामास्वामी, अपनी कंपनी अरबों रुपए की, अमेरिका के रहने वाले, पुरखे भारत से गए, वहां किस्मत बनाई। अब विवेक राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी से। कुल 5 बड़े दावेदार हैं, जिसमें एक विवेक रामास्वामी भी हैं। विवेक रामास्वामी का दावा है कि अमेरिका संकट में है और विवेक उसे फिर से महान बना सकते हैं और इस राह में जो बाधाएं हैं उन्हें हटा सकते हैं। बाधा कौन सी गिनवाई जिसकी वजह से वो सुर्खियों में लौटे? H-1B वीजा। ये वीजा अमेरिका में काम करने वाले विदेशी नागरिकों को मिलता है। हर साल हजारों भारतीय नौकरी के सिलसिले में अमेरिका जाते हैं इस वीजे का इस्तेमाल करके। लेकिन विवेक रामास्वामी के इस ऐलान को अब उन सब के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि खुद रामास्वामी की कंपनी 29 बार इस वीजा का इस्तेमाल कर चुकी है। तो आज हम जानेंगे विवेक रामास्वामी की पूरी कहानी, वो H-1B वीजा जो भारतीयों का फेवरेट वीजा है अमेरिका में एंट्री का, उसे क्यों बंद करना चाहते हैं और इसका भारतीय लोगों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले बात विवेक रामास्वामी के बुनियादी परिचय की। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावेदार 2024 में वहां चुनाव होना है, इसके लिए टिकट मांग रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी से। पर वहां सिर्फ मांगने से टिकट नहीं मिलता, उसके लिए पार्टी का इंटरनल इलेक्शन लड़ना होता है। इसे कहते हैं प्राइमरी। इसमें पार्टी के कुछ डेलीगेट्स यानी मेंबरान वोट डालते हैं। रिपब्लिकन पार्टी का प्राइमरी इलेक्शन जून 2024 में होने वाला है। उससे पहले कैंडिडेट अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। प्राइमरी इलेक्शन में विवेक रामास्वामी की टक्कर किससे है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 290 लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी का प्राइमरी लड़ने की इच्छा जताई है। इनमें से अहम हैं 4 विवेक के अलावा। पहले डोनाल्ड ट्रंप, जो 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्राइमरी के पोल्स में वो सबसे आगे भी चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर हैं रॉन डिसेंटिस, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के गवर्नर हैं। तीसरे नंबर पर हैं माइक पेंस, जो 2017 से 2021 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान। चौथे नंबर पर हैं निकी हेली, वो भी भारतीय मूल की हैं और 2017 से 2018 के बीच यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की राजदूत रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी में ट्रंप का जीतना फिलहाल तय लग रहा है। वो सर्वे में काफी आगे हैं। असली लड़ाई नंबर 2 की है, जिसमें विवेक रामास्वामी और रॉन डिसेंटिस के बीच कंपटीशन चल रहा है। अब आगे की बात। 17 सितंबर 2023 को अमेरिकी मीडिया संस्थान CBS न्यूज ने राष्ट्रपति चुनाव पर पोल का रिजल्ट पब्लिश किया। ट्रंप मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी लोकप्रियता में आगे चल रहे हैं इस वक्त। बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और वो भी अगला चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं अपनी पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्हें भी डेमोक्रेट पार्टी की प्राइमरी का इलेक्शन जीतना होगा। ये इलेक्शन अगस्त 2024 में होगा। बाइडेन के अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दावेदारी और किसकी है? 2 अहम लोग हैं। पहले रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी के भतीजे, एंटी वैक्सीन कैंपेन के ध्वजवाहक, पेशे से वकील। दूसरा नाम है मैरियाना विलियमसन का, ऑथर और स्पीकर हैं, पेशे से आध्यात्मिक टीचर भी हैं। हमने अमेरिकी चुनाव में प्राइमरी के लिए दोनों अहम पार्टियों की तरफ से की जा रही दावेदारियों पर और विवेक रामास्वामी पर बात की ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में फेलो विवेक मिश्र से। सवाल पूछा, प्राइमरी इलेक्शन क्या होते हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी और दावेदारों की स्थिति कैसी है? देखिए, इसका जैसा आपने बताया कि प्राइमरी जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आप अगर जो क्लोजेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं वो यहाँ के प्रेसिडेंट का एग्जांपल है।
जो कि फर्स्ट पास जो इलेक्टोरल कॉलेज से जिनका चुनाव होता है। तो ऐसा प्राइमरीज और कॉकसेस जो होते हैं उसमें आप स्टेट और लोकल लेवल पे लोग अपने कैंडिडेट्स को वोट करते हैं, फिर वो कैंडिडेट का एक पूल इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज फाइनली प्रेसिडेंट को चुनता है। अब विद इन प्राइमरीज और कॉकसेस जो है इसमें डिफरेंसेस हैं, जैसे क्लोज प्राइमरीज होता है जिसमें आप रजिस्टर्ड वोटर है, जैसे यूएस में कई वोटर्स रजिस्टर्ड होते हैं, पहले से ही पता रहता है लोगों को कि मैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी में रजिस्टर्ड है, एक रिपब्लिकन पार्टी में रजिस्टर्ड है, कई लोग होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो उनके लिए ओपन प्राइमरीज होता है। तो ये डिफरेंसेस कई तरह के कैंडिडेट्स लोकल और स्टेट लेवल पे आके कॉकसेस और प्राइमरीज करते हैं, जिनमें वो जिस पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं उनको वो वोट दिया जाता है, फाइनली उससे एक इलेक्टोरल कॉलेज बनती है जो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और क्योंकि 50 स्टेट्स है तो वो लगभग 1.5-2 साल पहले से ही प्राइमरीज और कॉकसेस शुरू हो जाते हैं, 1 साल पहले से ही लगभग शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी से शुरू जनवरी से तो खासा स्पीड पकड़ लेगा, और फिर अब पूरे अगले 1-1.5 साल, जब तक नवंबर 2024 तक मतलब उसके थोड़े पहले तक प्राइमरीज और कॉकसेस चलते रहेंगे। यहाँ पे छोटे स्टेट्स अपने लीडर्स को डिसाइड करेंगे। ये तो हुआ प्राइमरी इलेक्शन का तिया पाचा। अब आज के कथानायक विवेक रामास्वामी पर लौटते हैं, पर उससे पहले अमेरिकी पॉलिटिकल सिस्टम समझ लेते हैं। पिछले दिनों आपको बताया था 1789 वो साल था जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ। उसमें पॉलिटिकल पार्टियों का जिक्र नहीं था। पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन मानते थे कि पार्टी बनने से देश बंट जाएगा। उनका कहना था पार्टियां हमेशा लोगों के समूहों को विचलित करती हैं, सरकार को कमजोर बनाती हैं, जनता में ईर्ष्या और फर्जी भय पैदा करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ उकसाती हैं और अक्सर हिंसा और दंगे के लिए भी भड़काती हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन 1799 तक जीवित रहे और उन्होंने कभी किसी पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली। पर 19वीं सदी आते आते उनके करीबी लोग 2 धड़ों में बंट चुके थे। एक का मानना था केंद्र सरकार ताकतवर होनी चाहिए, उन्हें कहा गया फेडरलिस्ट। इसके अगुवा अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे। दूसरा धड़ा मानता था शक्तियों का बंटवारा बराबर होना चाहिए, राज्यों को फैसले का हक होना चाहिए, इन्हें कहा गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। इस धड़े की अगुवाई थॉमस जेफरसन कर रहे थे, जो 1801 में राष्ट्रपति बने। फिर 1820 का दशक आया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स में भी केंद्र सरकार की शक्तियों को लेकर 2 फाड़ हो गया। डेमोक्रेटिक पार्टी और विग पार्टी निकली। डेमोक्रेटिक पार्टी आज तक चल रही है। चुनाव निशान है इनका खच्चर। आपने सही सुना, बराक ओबामा, जो बाइडेन, ये जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव निशान खच्चर है। पर आगे की बात क्या है? मैंने आपको बताया कि 2 पार्टियां बन गई थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स के बीच, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक विग पार्टी। 30 बरस ऐसे ही बीते। फिर 1850 के दशक में दास प्रथा के मुद्दे पर, अफ्रीका से जो गुलाम लेकर आए जाते थे, जिनकी खरीद फरोख्त होती थी, इस मुद्दे पर विग पार्टी भंग हो गई। उसके नेताओं ने फिर 1854 में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। इसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी जीओपी भी कहते हैं। इसकी बुनियाद डेमोक्रेटिक पार्टी के 26 साल बाद रखी गई थी। फिर भी इसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं। वजह, कहानी है इसके पीछे, एंड यू लाइक स्टोरीज। दरअसल ग्रैंड ओल्ड वाला नाम पहले डेमोक्रेट्स ने लिया था, बाद में रिपब्लिकन ने कहा कि हम आज़ादी के समय के सिद्धांतों को बचा रहे हैं, इसलिए हम सबसे पुराने हैं, पुरानी वैल्यूज को बचा रहे हैं। और कालांतर में ये जीओपी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, ये नाम उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। और 1852 के बाद से अमेरिका में इन्हीं 2 दलों के बीच सियासी जंग हुई, और रिपब्लिकन पार्टी जो 1850 के बाद शेप पाती है और 1852 से सक्रिय हो जाती है। इन्हीं दोनों पार्टियों के नेता राष्ट्रपति बनते रहे। हालांकि अमेरिका मल्टी पार्टी स्टेट है, पर प्रेसिडेंट की कुर्सी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच ही बंटती रही है। कौन कौन नेता हैं अहम जो इन पार्टियों में रहे? पहले आप डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जानिए। सबसे पहले थे एंड्रू जैक्सन, जो 1829 में प्रेसिडेंट बने, यानी पहले डेमोक्रेट प्रेसिडेंट। वुडरो विल्सन का आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने अमेरिका को लीड किया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हैरी एस ट्रूमैन, जिनके समय रशिया से, जिसको जब सोवियत संघ कहा जाता था, तब कोल्ड वॉर शुरू हुआ। जॉन एफ कैनेडी, सबसे दिलकश राष्ट्रपति, जिनकी चलती गाड़ी में हत्या कर दी गई थी। बिल क्लिंटन,
जिनके कार्यकाल के बीच में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया और जो अब तक भारत में राष्ट्रपति रहते हुए सबसे ज़्यादा वक्त बिताने वाले अमेरिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर जब वो दौरे पर आए थे तो उन्होंने लगभग 7 दिन गुजारे थे भारत में। सूची में डेमोक्रेट्स की अगला नाम है बराक ओबामा का, जो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो 2 दफा भारत के दौरे पर आए, और जो बाइडेन जो मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति हैं और अभी G20 में हमारी मेजबानी का लुत्फ उठा के लौटे हैं। ये तो हो गई डेमोक्रेटिक पार्टी। अब चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की तरफ और उनके यादगार नामों की सूची बनाते हैं। इस पार्टी से पहले राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन जी। जीके की कक्षाओं में, सदाचार की वेलाओं में, प्रेरक प्रसंगों में जिन अब्राहम लिंकन का नाम आप बार बार सुनते हैं वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नेता थे और 1861 में इस पद पर बैठे थे और उन्होंने दास प्रथा को खत्म किया था। लिंकन, अभी थोड़ी देर पहले मैं जॉन एफ कैनेडी का जिक्र कर रहा था, उसी तरह से 100 बरस पहले लिंकन की भी कार्यकाल के बीच में ही, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए, हत्या कर दी गई थी। अगर आप कभी अमेरिका जाएं या वहां से कोई आपका यार दोस्त आए या इनमें से कुछ भी ना हो, ऐसे ही आपको नोट जुटाने का शौक हो, तो $5 का नोट गौर से देखिएगा। इस पर आपको जो तस्वीर नजर आएगी वो अब्राहम लिंकन की है। और नेता देखते हैं रिपब्लिकन पार्टी के। हर्बर्ट हूवर, उनके वक्त में 1928-29 के दौर में ऐतिहासिक मंदी आई थी। रिचर्ड निक्सन, वाटरगेट स्कैंडल में फंसे, महाभियोग चला, वोटिंग से पहले इस्तीफा दे दिया, भारत के साथ बहुत खराब संबंध रहे। निक्सन के दौर में ही हमने पाकिस्तान से जंग लड़ी और बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई। रोनाल्ड रीगन एक्टर थे, फिर राजनीति में आए, 1980 के दशक में राष्ट्रपति बने तो कोल्ड वॉर के खात्मे की रूपरेखा तैयार की। जॉर्ज बुश सीनियर CIA के डायरेक्टर रहे। उनके वक्त में ही जब वो राष्ट्रपति थे, इराक ने कुवैत पर हमला किया था। अब इनके बेटे का नाम सुनिए, जॉर्ज बुश जूनियर। इन्हीं के कार्यकाल में 9/11 हुआ, फिर अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया, पहले अफगानिस्तान में बम गिराए और फिर 2003 में इराक पर हमला कर सद्दाम हुसैन को हटाया। इस पार्टी से अभी तक के आखिरी प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो 2024 वाले चुनाव में प्रबल दावेदार हैं। एक रोचक तथ्य और जानते हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों के सिद्धांत शुरुआत में बिल्कुल अलग थे, पर आज के वक्त में सेंटर लेफ्ट दिखने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी शुरू में नागरिकों को अधिकार देने के खिलाफ थी। वो मजबूत सरकार और पूंजीवाद की वकालत करती थी, कैथोलिक ईसाइयों का वर्चस्व था। आज के समय में ये पार्टी हर धड़े के लोगों को समान अधिकार देने की बात करती है, लिबरल रवैया रखती है। इसके अधिकांश वोटर्स अश्वेत और अप्रवासी हैं। इसके बरक्स रिपब्लिकन पार्टी मजदूरों, मिडिल क्लास के लोगों और अश्वेत गुलामों को रिप्रेजेंट करती थी, पर धीमे धीमे इसकी चाल चरित्र बदल गई। अब ये पार्टी व्हाइट सुप्रीमेसी और धार्मिक कट्टरता जैसे मुद्दों को बढ़ावा देती है। अब तक आपको अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम का बेसिक समझ में आ गया होगा। अब विवेक रामास्वामी की कहानी जान लेते हैं। विवेक के पिता वी गणपति केरल के पलक्कड़ में पैदा हुए। मां गीता की पैदाइश कोच्चि की है। 1970 के दशक में दोनों अमेरिका के ओहायो चले गए। गणपति ने जनरल इलेक्ट्रिक में इंजीनियरिंग की नौकरी शुरू की। गीता साइकियाट्रिक डॉक्टर थी। उन्हीं के घर अगस्त 1985 में विवेक का जन्म हुआ। दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन न्यूयॉर्कर में विवेक रामास्वामी की लंबी प्रोफाइल पब्लिश हुई। इसमें शीला कोल्हटकर लिखती हैं, विवेक का बचपन सिंसिनाटी में बीता। उन्होंने ओवर अचीवर की छवि बनाने में कामयाबी हासिल की। पियानो बेहतरीन बजाते थे, नेशनल लेवल पर टेनिस खेलते थे और अपने कॉलेज के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट थे। उन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन किया, येल से लॉ की डिग्री ली और फिर एक हेज फंड कंपनी में काम किया और इसके बाद रोविएंट साइंसेज नाम से अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई। उनकी मौजूदा संपत्ति का बड़ा हिस्सा इसी कंपनी की देन है। ये जिन विश्वविद्यालयों का हमने नाम लिया, ये दुनिया के टॉप विश्वविद्यालय हैं। हार्वर्ड हुआ, येल हुआ। 21 अगस्त 2023 में प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विवेक रामास्वामी के पास लगभग 8,000 करोड़ रुपए मात्र की संपत्ति थी। वो डोनाल्ड ट्रंप के बाद रिपब्लिकन पार्टी के सबसे अमीर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। हालांकि विवेक ने 2021 में ही रोविएंट साइंसेज के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया, पॉलिटिक्स में आ गए, पर कंपनी के बोर्ड में बने हैं। फरवरी 2023 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश की और तब वो कंपनी के बोर्ड से भी हट गए। पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं,
विडंबनाओं की मुखर होकर आलोचना की है। वो कहते हैं कुछ लोग और कंपनियां एक जगह पर मानवाधिकारों की बात करते हैं, दूसरी जगह पर फायदे के लिए सुर बदल लेते हैं। वो एनजीओ कल्चर को लूट का अड्डा बताते हैं। और क्या कहते हैं विवेक रामास्वामी? वोटिंग की उम्र 18 से बढ़ाकर 25 कर दी जाए। रूस यूक्रेन युद्ध में मदद भेजने का विरोध करते हैं। कहते हैं सरकार को अपने लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है। विवेक पूरे मुल्क में गर्भपात पर प्रतिबंध की मुखालफत करते हैं। उनका कहना है कि इन सरकार को इससे अलग रहना चाहिए। वो ये भी चाहते हैं कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI को भंग कर दिया जाए। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय, न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को भी खत्म करने का प्लान पेश किया है। विवेक उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में यकीन करते हैं जिसके मुताबिक 9/11 का हमला सरकार की साजिश का हिस्सा था। विवेक रामास्वामी को एंटी वोक क्रूसेडर के तौर पर गिना जा रहा है। वो सिविल राइट्स और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे मुद्दों की आलोचना करते हैं। उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है। प्राइमरी इलेक्शन के पोल में उन्होंने कई दिग्गज उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि टॉप पर चल रहे ट्रंप फिलहाल उनसे काफ़ी आगे हैं। विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी के बाकी नेताओं की तुलना में कितने दमदार दिखते हैं, एक्सपर्ट से जानिए। देखिए, विवेक रामास्वामी का जो राइज हुआ है वो पिछले कुछ महीनों में हुआ है और वो ड्रामेटिक हुआ है क्योंकि अचानक से उनके फिगर्स जो हैं पोल्स में काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जैसा आपने सही बताया कि वो लीडिंग कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी पीछे हैं। तो और अगर आप उनके मुद्दों पे बात करें, जैसे उन्होंने एक 10 ट्रुथ्स की बात की है, 10 सत्य की बात की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे वोक एंटी वोक इश्यूज हैं, जैसे जेंडर की बात हो गई। उन्होंने कहा है कि बस 2 जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। तो उनके काफी लोग कंजर्वेटिव थॉट तो यूएस में वापस आ गया है। इस वजह से आप देखेंगे कि काफी सपोर्ट उनको मिल रहा है। और आप देखेंगे कि पार्टी की जहां तक बात है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसमें डिवाइडेड ओपिनियन है। कई लोग आप स्पेक्ट्रम जो रिपब्लिकन पार्टी का है काफी बड़ा है, उसमें कंजर्वेटिव, हाईली कंजर्वेटिव और जो मॉडरेट रिपब्लिकन्स हैं वो इनके बात से सहमति नहीं रखते हैं। तो इसीलिए एक यूनिफाइड ओपिनियन जो है रिपब्लिकन पार्टी का, वो अभी ऐसा कहना मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल आर्चिंग आप लीडिंग 2 कैंडिडेट को देखें जो एक ट्रंप हैं और रामास्वामी हैं, दोनों के अगर आप कैंपेन को क्लोजली फॉलो करें तो ये पता चलता है कि कंजर्वेटिव थॉट हैज कम बैक टू द यूएस। और ये काफी दिन से चल रहा है और इसीलिए ट्रंप को माना जा रहा है कि ये वापस आ भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे मुद्दों पे जैसे जेंडर हो गया और वोकिज्म, जो कहते हैं कि वोक मिलिट्री इज अ वीक मिलिट्री, ये भी कहा जा रहा है। तो आप मिलिट्री में भी कह रहे हैं कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर जो है 3 ट्रांसजेंडर को राइट्स ना दिया जाए। तो ऐसे कंजर्वेटिव थॉट्स काफी यूएस में आ गए हैं। तो इससे काफी खासा फर्क पड़ा है, लेकिन इसको इलेक्टोरल विक्ट्री में ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये महाशय अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी उन्होंने H-1B वीजा पर रोक लगाने की बात कही। विवेक बोले लॉटरी सिस्टम मेरिट को खत्म कर रहा है। H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कामगार हायर करने की इजाजत देता है। ये वीजा तय समय के लिए मिलता है। कुछ चुनिंदा किस्म के पेशेवर लोगों को इस कैटेगरी में अप्लाई करने की इजाजत होती है, मसलन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर आदि। अप्लाई करने के लिए 3 बुनियादी शर्तें हैं। विशेष कैटेगरी में नौकरी के लिए अमेरिकी कंपनी का ऑफर लेटर हो, पहली शर्त। दूसरी, बैचलर डिग्री या संबंधित फील्ड में अनुभव। और तीसरी, जॉब देने वाली कंपनी को यह साबित करना होता है कि उस रोल के लिए योग्य उम्मीदवारों की कमी है। अमेरिका की सरकार हर बरस 65,000 H-1B वीजा जारी करती है। अप्लाई करने वाले लाखों में होते हैं। सिलेक्शन रैंडमली होता है, इसीलिए इसको लॉटरी वीजा सिस्टम भी कहते हैं। विवेक का कहना है कि इससे प्रतिभाशाली लोगों को नुकसान हो रहा है। देखिए, H-1B वीजा जो है वो स्किल्ड लेबर्स को मिलता है, जो इमिग्रेंट, नॉन इमिग्रेंट स्टेटस जो होता है और स्किल्ड होते हैं, मतलब इंजीनियर्स हो गए और आर्टिजन्स हो गए बाहर के कंट्री से, उनको मिलता है यूएस आने के लिए। और वो उनके एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं, अपने एम्प्लॉयर जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं एम्प्लॉयज के लिए। तो ये आपको एक क्लियरेंस मिल जाता है कि हाँ, ये किसी कंपनी ने लिख के दिया कि हमारे अंदर ये काम करेंगे, तो उसके बाद आपको अंदर आने की वो अनुमति दी जाती है। इसमें प्रोसेस जो है, ये लॉटरी सिस्टम इसलिए कहा है कि कोई एक लॉटरी सिस्टम है।
क्योंकि आप देखेंगे कि 50 इस बार इस 2023 में अभी तक करीबन 1,23,000 H1B वीजा दिए गए हैं, और ओवरऑल एप्लीकेशन देखेंगे तो 8 लाख से ऊपर एप्लीकेशंस हैं। तो इस सिस्टम में आप लॉटरी ही कर सकते हैं, एक कंप्यूटराइज्ड लॉटरी होती है, और उसमें आप देखते हैं कि किनको दिया जाए H1 वीजा, किनको देंगे, क्योंकि ऐसे तो आप डिसाइड करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि इतने सारे एप्लीकेशंस की आप जैसे विवेक रामास्वामी कह रहे हैं कि मेरिटोक्रेसी गुणवत्ता के आधार पर बेस करेंगे। ये बहुत ही मुश्किल है, फीजिबल नहीं है इतने बड़े डेमोक्रेसी में उसको एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम से एनालाइज करना, क्योंकि काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, आप कैसे करेंगे। हमारे एक छोटे से आधार, आप एक उदाहरण लीजिए कि आप यहाँ की DDA की जो होम अलॉटमेंट होती है दिल्ली में, वो लॉटरी से होती है, तो आप एक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। विवेक भारतीय मूल के हैं, रिपब्लिकन पार्टी अप्रवासियों को लेकर उग्र रही है, क्या पार्टी भारतीय मूल के किसी कैंडिडेट को स्वीकार कर पाएगी? देखिए, ये इमिग्रेंट जो इशू है प्रवासी का, वो बहुत ही पेचीदा है, और आप अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अभी वहां की करंट गवर्नमेंट है, उनके पॉलिसीज को देखें आप इमिग्रेंट्स पे और इमिग्रेशन पे, तो काफी वीक है, और रिपब्लिकन पार्टी इसी वीक लिंक को एक्सप्लॉइट करना चाह रही है। आप अगर US मेक्सिको बॉर्डर पे अभी जाएं तो इतने सारे आपको कैंप्स दिख जाएंगे जहां पे ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स पड़े हुए हैं कैंप में, और जो एक DHS का जो बॉर्डर कंट्रोल का सिस्टम है, उसको अगर रिपब्लिकन्स की बात माने, रिपब्लिकन पार्टी की बात माने, तो वो एक बिल्कुल चरमर स्थिति में है, बिल्कुल टूटी फूटी स्थिति में है। तो रिपब्लिकन पार्टी ये कह रही है कि ये जो इमिग्रेशन सिस्टम है और ट्रंप का जो ये ओपन बॉर्डर, रिलेटिवली ओपन बॉर्डर सिस्टम है, ये बहुत ही वीक है। लेकिन असल में अगर आप देखें तो बॉर्डर कंट्रोल, अगर ट्रंप ने वो वॉल, ट्रंप तो बना नहीं पाए, आप दूसरी इलेक्शन में आप एक और वॉल बनाने की बात करेंगे मेक्सिको में बना, लेकिन US ऐसे सिस्टम पे रिलाय करता है और ऐसे सिस्टम पे चल रहा है जहां पे इमिग्रेशन से ही वो देश बनी है। तो इसीलिए वो उसका एक बेस है जो कि मेरे ख्याल में खत्म नहीं हो सकता है। आप ऐसे कैंडिडेट्स को आप टूटे फूटे मायने में आप उसको अटैक कर सकते हैं, इस इमिग्रेशन सिस्टम को, लेकिन वो एक एसेंशियल मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी की बेस है और उसको हिलाना बहुत ही मुश्किल होगा। H1B वीजा पर बड़ी तादाद में भारतीय IT प्रोफेशनल्स अमेरिकन नौकरी करने जाते हैं। अगर मान लिया जाए कि इसको बंद कर दिया जाता है, फिर क्या होगा? भारत और भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, इससे पहले कि मैं ये आंसर करूं, मैं ये क्लियर कर देता हूं कि मुश्किल होगा H1B वीजा को एकदम से बंद कर देना। अगर मान लिया जाए कि ऐसा बंद कर दिया किसी प्रेसिडेंट ने, तो ये अमेरिका के लिए लॉस है। आप बाहर से आज अगर आप देखें, अमेरिकन सोसाइटी की एज जो है वो स्टैग्नेट कर गई, धीरे धीरे वो एक एजिंग सोसाइटी बन रही है, एवरेज एज जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे हाल में अगर आप इमिग्रेंट्स, स्किल्ड लेबर, या तो इमिग्रेंट्स तो की बात नहीं कर रहे हैं, तो स्किल्ड लेबर की बात करें जो कि वहीं के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर आप स्किल्ड लेबर को मना कर देंगे, घुसने से मना कर देंगे, तो आपकी इकोनॉमी को नुकसान है। तो आप अगर एक रिलेटिवली प्रैक्टिकल वे में सोचें तो ये एक तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो अगर अभी ठीक है, विवेक रामास्वामी ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इलेक्टोरेट को अपील करना चाहते हैं, और जबकि उन्होंने ही इसका फायदा, इस सिस्टम का फायदा उठाया है, 1 नहीं 2 नहीं 29 बार। तो ऐसे सिस्टम को बंद कर देना ठीक है, पॉलिटिकली बहुत ही अच्छा लगता है, इमिग्रेशन दीवार बना देना मेक्सिको और US के बीच में, तो आपको कुछ वोट्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोसाइटी और इकोनॉमी की बात की जाए तो ये बहुत ही नुकसानदायक होगा। इस किरदार पर और अमेरिका के चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी, और आप लोगों का साथ रहा तो जैसे हम देश में चुनाव कवर करते हैं, अमेरिका में भी आएंगे चुनाव कवर करने। काहे से हमारा वीजा पक्का है 10 साल का। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।